हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू सीआई एकेडमी। और हमारा आज का सीरीज जो है वो फिजिक्स का ही है। और फिजिक्स की और भी क्लासेस जा चुकी होंगी, तो ये भी हमारा फिजिक्स का ही क्लास है। और हम चाह रहे फिजिक्स खत्म ही कर दे पूरा कम्प्लीटली, ठीक है। वन शॉट वीडियोस वाली पार्ट 1 पार्ट 2 करके जारी होगी। केमिस्ट्री भी वैसे ही खत्म होगा, लास्ट हमारा बस बायोलॉजी बचेगा, तो उसको भी हम खत्म करके एडीओ का पूरा साइंस को समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का जो क्वेश्चंस है वो रिलेटेड है आपके लाइट के चैप्टर से, ठीक है। तो जितने भी इमेज फॉर्मेशंस और जो भी चीज़ें हैं जिसमें हमें मोस्टली दिक्कतें आ जाती हैं या फिर नहीं भी आती हैं ना, तो ऐसा होता है ना कि हड़बड़ी में गलती हो जाती है इन सारे क्वेश्चंस में। तो आज हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस को देख रहे हैं अच्छे से और देखेंगे कि क्या क्या आपके डाउट्स आते हैं। जो भी डाउट्स आएंगे आप उसको कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर। तो यहाँ पे प्लेन मिरर की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? प्लेन मिरर की बात हो रही है ना। जो कि एक क्या है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण। अब समतल दर्पण है, यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है, तो इसकी फोकस की दूरी कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? कोई वैल्यू डिसाइड कर सकता है क्या? नहीं। तो इसकी दूरी जो है ना इन्फिनिटी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? अनंत। अनंत हो जाएगी। क्या होता है? अ प्लेन मिरर हैज अ फ्लैट सरफेस मीनिंग इट डज नॉट कर्व, मतलब ये कर्व नहीं है। सो इट्स फोकल पॉइंट इज एट इंफिनिटी, अनंत। यानी कि समतल दर्पण की सतह सपाट होती है, जिसका अर्थ है कि यह मूर्ति नहीं है, इसलिए इसका मुख्य फोकस अनंत पर होता है, ठीक है। चलो ये बताओ, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज, मतलब क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज, यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक और उल्टा। किसकी बात हो रही है? प्लेन मिरर की बात हो रही है ना। प्लेन मिरर की बात हो रही है। क्या हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड यानी कि वास्तविक और उल्टा। वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी आभासी और सीधा। रियल एंड इरेक्ट यानी कि वास्तविक और सीधा। वर्चुअल एंड इन्वर्टेड यानी कि आभासी और उल्टा। तो ये आपको बताना है। यहाँ प्लेन मिरर की बात हो रही है, ये हमेशा याद रखना। ये देखना कि बात किसकी हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। प्लेन मिरर फॉर्म वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी इमेज दैट अपीयर बिहाइंड द मिरर एंड आर अपराइट यानी कि इरेक्ट। तो क्या बोल रहा है? समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं जो दर्पण के पीछे दिखाई देता है, बिहाइंड द मिरर, और सीधे होते हैं, ठीक है, यानी कि इरेक्ट होते हैं। चलो, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज। तो रिफ्लेक्शन के लॉस तो आपने पढ़ा ही होगा ना, क्या होता है? बहुत ही गंदा बनाते हैं ना, फिर से बना। ठीक है, छोड़ो। तो ये क्या हो गया? ये प्लेन हो गया। यहाँ आपका एंगल, ये आपको एंगल आर ले लो, ये आपको एंगल आई ले लो। तो क्या बोलते हैं? एंगल आई इज इक्वल्स टू, हमारा लॉ क्या बोलता है? एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द सेम प्लेन, है ना। तो क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन के नियमों के अनुसार क्या है, आपतन कोण क्या होता है? तो ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन कोण के हमेशा बराबर, है ना। चलो देख लो यहाँ पे भी। ये बताओ, विच मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। वाहनों में पीछे का दृश्य, वाहन मतलब कि जो भी हमारी गाड़ी होती है, तो हम कैसे देखते हैं कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, ये देखने के लिए जो हमारे गाड़ियों में मिरर होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? रियर व्यू मिरर। तो उसमें क्या उपयोग किया जाता है? कॉनकेव मिरर,
प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या नन ऑफ द अबव? क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण? तो वाहनों में जो हमें क्या चाहिए कि जो इमेज हो वो मैग्नीफाइड हो, मैग्नीफाइड इमेज चाहिए ना हमें, है ना? छोटे इमेजेस देखने होते हैं ना, तो वो कौन देता है? कॉन्वेक्स मिरर। कौन देता है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कौन देता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर प्रोवाइड अ वाइडर फील्ड है ना ऑफ व्यू एंड ऑलवेज फॉर्म एन इरेक्ट डिमिनिस्ड इमेज, यानी कि सीधा और छोटा, है ना, इरेक्ट और डिमिनिस्ड। क्या बोल रहा है? उत्तल दर्पण दृष्टि का व्यापक क्षेत्र प्रदान करते हैं और हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। कैसा? छोटा और सीधा प्रतिबिंब, यानी कि इमेज। चलो, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज 30 सेंटीमीटर इट्स फोकल लेंथ विल बी। क्या बोल रहा है? ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ये नॉर्मल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मल है। तो क्या बोल रहा है? इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज 30 सेंटीमीटर इट्स फोकल लेंथ विल बी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर की बात हो रही है, यानी कि स्फेरिकल सरफेस की बात हो रही है, स्फेरिकल मिरर की बात हो रही है ना? क्या पूछ रहा है? फोकल लेंथ। क्या पूछ रहा है? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या? ऑलवेज हाफ ऑफ द रेडियस। फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रेडियस इन स्फेरिकल मिरर। तो आपको ये क्या हो जाएगा? F इक्वल्स टू R/2। R हमारा क्या दिया हुआ है? 30। तो क्या हो जाएगा? 30/2। आपको दिख रहा है? क्या हो जाएगा? 30/2 कितना आएगा हमारा? 15। कितना आएगा बे यार? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। आपको ये याद रखना है कि जो फोकल लेंथ होता है हमेशा हाफ होता है रेडियस के इन स्फेरिकल मिरर। ठीक है, चलो यहां भी दिख रहा है आपको। चलो ये बताओ, अ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट। क्या बोल रहा है यहाँ पे? एक अवतल दर्पण, यानी कि कॉन्केव मिरर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कॉन्केव मिरर की बात हो रही है। बोल रहा है कि अवतल दर्पण वस्तु के समान आकार का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि समान, यानी कि क्या बोल रहा है? मिरर फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज, है ना? क्या बोल रहा है? सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि सेम साइज की अगर बात हो रही है ना और कॉन्केव मिरर की बात हो रही है, तो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर को याद कर लेना। किसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर को याद कर लेना। सेंटर पे ही जो है आपका ये चीज हो रहा है, यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर पे प्लेस करेंगे कॉन्केव मिरर में तो हमें ये सारी चीजें मिलेंगी, यानी कि सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड इमेज और रियल। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा? समान वस्तु के समान आकार का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। When an object is at sea, the image is also formed at sea. इमेज भी फॉर्मेशन भी सी पे ही हो रहा है, मतलब सेंटर पे ही हो रहा है, the same size. Which mirror is used by dentist to see larger images of teeth? दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए, है ना, दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? यानी कि हमें ऐसे देखता है ना, ऐसे, तो कौन सा मिरर होता है उसमें? कॉन्वेक्स मिरर होता है, यानी कि उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, या द्विफोकसी दर्पण होता है, या बाइफोकल मिरर होता है? कौन सा मिरर? यहाँ मिरर की बात हो रही है, लेंस की बात नहीं हो रही है, तो ये भी आपको याद रखना है।
आई थिंक सो कि कॉनकेव होगा ना, क्योंकि एनलार्ज्ड इमेज, हमें इसमें किसकी, एनलार्ज इमेज की ज़रूरत है। हमें अगर छोटा दिखा देगा इमेज तो हम वो डॉक्टर को दिखेगा कैसे, उसको तो और नहीं दिखेगा, है ना। तो उसको बड़ा देखना है तभी तो वो ऐसे करके देखेगा ना, हम दांत में कीड़े हैं तो वो कैसे देखेगा। क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर फॉर्म एनलार्ज वर्चुअल इमेजेस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज। क्या बोल रहा है, जब वस्तु बहुत पास होती है तो अवतल दर्पण पर आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि सिर्फ कॉनकेव मिरर ही है, सिर्फ कॉनकेव मिरर ही है जो एनलार्ज इमेज देगा। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स क्या, डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। चलो, द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति सदैव क्या होती है, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, रियल एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति। अब यहाँ पे बात हो रही है किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है ना, तो ये रियल तो देगा और मैग्नीफाइड देगा, मैग्नीफाइड देगा, या इन्वर्टेड देगा या इरेक्ट देगा। हम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, मैग्नीफाइड नहीं बनाता, अभी मैंने जस्ट पीछे बताया था। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी और सीधे और छोटे प्रतिबिंब बनाता है, दैट आई ऑलरेडी सेड। यहाँ पे देखो, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स डिमिनिश्ड इमेज, यानी कि छोटे प्रतिबिंब, है ना। आ गया, हाँ देखो क्या, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेजेस, है ना, यानी कि आभासी, सीधे और छोटे प्रतिबिंब। कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, कॉन्वेक्स मिरर। अगर कॉनकेव मिरर की बात करते तो कॉनकेव मिरर एनलार्ज इमेज देता है, बट कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड इमेज ही देगा। चलो, अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द नॉर्मल, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे। एक और न्यूमेरिकल आ गया है आपके सामने, बनाओ इसको, पॉज करके भी ट्राई कर लेना बनाने की। एक प्रकाश किरण अभिलंब से 30 डिग्री के कोण पर दर्पण पर आपतित होती है, ठीक है। आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात यहाँ हो रही है इंसिडेंट की, है ना। द लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ मिरर एट एन एंगल, इंसिडेंट रे की बात हो रही है। तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, है ना, पढ़ा है हमने। तो आई का वैल्यू दिया हुआ है, 30 डिग्री, कितना, 30 डिग्री। तो आर का भी वैल्यू वही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है, है ना। तो हमें पूछा क्या है, टू द नॉर्मल द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो अब हमें एंगल, ये दोनों का एंगल बताना है, तो हम क्या कर देंगे, सम ऑफ एंगल आई एंड एंगल आर। तो क्या हो जाएगा, एंगल आई प्लस एंगल आर विच इज 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री विच इज 60 डिग्री, ठीक है। समझ में आया, क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। देख लो, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब कि निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग होती है, क्या होती है, द
द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज अप्रोक्सीमेटली, वैक्यूम की बात कर रहा है ना, वैक्यूम की बात कर रहा है, वैक्यूम की बात कर रहा है, तो वैक्यूम में हमेशा ये होगा 3.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। चलो, द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज, यानी कि लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, वॉट, डायोप्टर या जूल? मीटर, वॉट, डायोप्टर या जूल? आज मुझे बैडमिंटन खेलना था लेकिन मैं खेल नहीं पाई तुम लोग की वजह से। द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा? डायोप्टर। क्या हो जाएगा? डायोप्टर। तो पावर का क्या होता है? 1/f, याद रखना है, और यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। ये बताओ, ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन बताइए। When light travels from air to glass, it bends. जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है ना, यानी कि क्या हो रहा है? लाइट का मीडियम बदल रहा है, चेंज कर रहा है ना, रेयर टू डेंसर वाला मीडियम हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है? एयर से ग्लास की ओर ट्रैवल कर रहा है, एयर से ग्लास की ओर ट्रैवल कर रहा है, तो ये नॉर्मल की तरफ जाएगा या अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, यानी कि अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, या नहीं झुकता मतलब बेंड ही नहीं करेगा, या रिफ्लेक्ट बैक यानी कि परावर्तित हो जाता है। तो अगर मीडियम बदल रहा है, रेयर से डेंसर, ऐसी चीजें हो रही हैं, तो पहली बात तो ये कि जो रेज है वो बेंड करेगा ही करेगा, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। बैक रिफ्लेक्ट वाला भी गलत हो गया, क्योंकि ये भी नहीं, बाउंस बैक तो हो नहीं रहा है यहाँ पे रेयर डेंसर मीडियम्स की बात हो रही है। अब है या तो ये होगा या तो ये होगा, है ना। तो बेसिकली क्या होता है ना कि ये नॉर्मल की तरफ ही बेंड करता है, यानी अभिलंब की ओर, ठीक है। लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन मूविंग फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर। अगर यही उल्टा होता तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता, ठीक है, याद रखना है। यानी कि विरल, यानी कि हवा से सघन, यानी कि कांच माध्यम में जाने पर प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाता है। द phenomenon responsible for the twinkling of stars is, तारों के टिमटिमाते दिखने के लिए उत्तरदायी परिघटना क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या डिस्पर्शन? अच्छा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है ना, क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसमें क्या 10th से पढ़ते आ रहे हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन, है ना। ट्विंकलिंग इज कॉज्ड बाय वेरिएशंस इन एयर डेंसिटी कॉजिंग रिफ्रैक्शन। अब देखो, रिफ्रैक्शन होता क्या है? जब मीडियम चेंज होता है, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा कि मीडियम चेंज करा, नॉर्मल की तरफ बेंड करा, तो जो रेज होते हैं ना, बेंड करते हैं ना, तो समझो कि रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। जब मीडियम चेंज होता है, जो रेज बेंड कर रहे हैं, अगर वही बैक बाउंस कर दे ना, तो वहां रिफ्लेक्शन हो जाएगा। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्शन। और जब ये जो लाइट्स अगर बेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बिकॉज ऑफ एयर डेंसिटी। एयर डेंसिटी में रिफ्रैक्शन हो जाता है। Which color of light deviates the least during dispersion through a prism? सबसे कम डिविएट होने वाला लाइट कौन सा है? तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, यानी कि प्रिज्म से विक्षेपण के दौरान प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है ना। तो बेसिकली ये आपको सबसे ज्यादा कौन सा कलर दिखता है?
जब प्रिज्म वाला वो एक्सपेरिमेंट करते हो तो वायलेट कलर दिखता है ना, और रेड दिखता है, कम दिखता है, तो रेड इसका आंसर हो जाएगा, है ना। रेड लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बिकॉज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है इसका, हाईएस्ट स्पीड इन ग्लास, सो इट डेविएट्स द लीस्ट। ओके, ये डेविएट नहीं करता है, इसीलिए यही रीजन है कि हमारा सिग्नल में भी रेड लाइट का यूज किया जाता है रोकने के लिए, और गाड़ियों में पीछे में भी रेड लाइट लगाया जाता है, जो पीछे में जो बाइक्स वगैरह या फिर कोई भी पीछे का लाइट रेड कलर का लाइट होता है, भले आगे येलो लाइट होगा, व्हाइट लाइट होगा, लेकिन पीछे रेड लाइट होता है, ठीक है। तो वो क्योंकि दूर से ही वो हमें दिख जाता है, उसकी वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट होती है, वो डेविएट नहीं करता है। डेविएट करेगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ी सी उसकी कम हो जाएगी ना लाइट, और वो डेविएट कर जाएगा, बट ये डेविएट नहीं करता है। अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज, उत्तल लेंस को इस नाम से जाना जाता है। कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज, तो हम इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं ना, कन्वर्जिंग लेंस यानी कि अभी सारी लेंस है ना, कन्वर्जिंग लेंस, इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। क्या होगा, इट कन्वर्जेस पैरेलल रेज ऑफ लाइट टू अ सिंगल फोकल पॉइंट, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले। अभी पता है ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इसको भी गलत करके आते हैं। पता है क्यों, उनका रीजन मैं बताऊं। रीजन ये होता है ना कि वो या तो अपने आप को बहुत ज्यादा देखते हैं कि अरे इतना आसान है, मैंने पढ़ा हुआ है सब, मुझे सब आता है, और इतनी ज्यादा वो क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन को नहीं समझते हैं, उसको रिवाइज अच्छे से नहीं करते हैं, बट क्वेश्चंस इतने ज्यादा देख लेते हैं, इतना देख लेते हैं कि वो ऑप्शन में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, और उनको लगता है अरे शायद मैंने इसका आंसर कहीं प्लास्टिक पढ़ा है, कहीं मैंने इसका आंसर वाटर पढ़ा, ऐसे कर लेंगे वो। और वो ये नहीं, वो कॉमन सेंस नहीं लगाएंगे वहां पे कि मिट्टी जैसी चीज क्यों इस्तेमाल की जाएगी लेंस में, ये नहीं लगाएंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स वैसे भी होते हैं, है ना। इसका आंसर तो क्ले ही हो रहा है, बस मैंने बता दिया। ये मैंने इसलिए बताया कि अगर आप हो उनमें से कोई भी एक, आप में से हो उनमें से एक, तो इस चीज पे गौर करना कि ऐसी गलती ना हो। The split of white light into its components colors is called, व्हाइट लाइट जो होता है श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होना कहलाता है, क्या कहलाता है, हमने क्या पढ़ा हुआ है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, है ना, विक्षेपण। स्प्लिट ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है, इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन, करेक्ट। चलो, डिस्पर्सन इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग इनटू लाइट इनटू अ स्पेक्ट्रम, स्प्लिटिंग लाइट इनटू अ स्पेक्ट्रम, ठीक है। चलो, हो गया खत्म, स्लाइड एंड हो गया भाई, स्लाइड खत्म हो गए। क्या चाह रहे थे और लंबा चले, नहीं ठीक है, थक गई मैं, लेकिन हाँ और क्वेश्चंस आएंगे। अभी तो हमने देख लिया जितना हमने देखा, अभी मैं और भी कुछ क्वेश्चंस पिक करूंगी, और अब वेट करो बायोलॉजी के सीरीज के लिए, क्योंकि बायोलॉजी में ना धमाल मचाने वाले हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है कि एसआई वाले में बायोलॉजी का क्वेश्चन थोड़ा सा रहता है उस लेवल का, थोड़ा हमें उसको भी देखना, उसके भी थोड़े अलग अलग नाम जो हैं चीज़ों के, थोड़े ऐसे कॉमन रेयर क्वेश्चंस है ना, तो हम लेकर के आएंगे उसकी भी सीरीज। बने रहना, देखते रहना, और न्यू ईयर मनाना है, जिसको मनाना है उसको मनाने दो, तुम मत मनाओ, तुम घर में बैठो पढ़ो, नहीं तो रेस्ट ही ले लो, छुट्टी मना लो, सो जाओ, लेकिन बाहर मत जाओ, ठंड भी बहुत है, ठीक है। मैं तो नहीं जा रही, मुझे कहीं नहीं जाना, आई एम डन। मैं यही कर लूँ वही काफ़ी है ठंड में, इससे ज़्यादा मुझसे
कुछ उम्मीद नहीं है भाई। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे, चलते चलते, बाय।